नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। कब बनेगा महागठबंधन, इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दरअसल मोदी और शाह चुनाव के पहले तैयार हैं। विपक्ष कितना तैयार है? क्या गठबंधन उस तरह से आकार ले रहा है जिस तरह से सोचा गया था? दिल्ली में मुंह की खाने के बाद केजरीवाल अब हरियाणा के लिए कांग्रेस से गठबंधन की बार बार पैरवी कर रहे हैं। ममता बनर्जी भी अपना रुख साफ नहीं कर रही हैं। यूपी में सपा और बसपा दोनों के बीच गठबंधन फाइनल है, लेकिन कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। किसी के बीच अहम का टकराव रोड़े अटका रहा है, तो किसी को वोट बैंक के शिफ्ट होने का डर सता रहा है। कोई इसलिए अकेले लड़ रहा है ताकि ज्यादा सीटें जीत करके विपक्ष की ओर से पीएम पद पर दावेदारी ठोक सके। ऐसे में लेकिन किंतु परंतु के बीच अटका हुआ है विपक्ष, और मोदी को कितनी चुनौती दे पाएगा गठबंधन, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है अभी। और ये देखिए, ये जो इलेक्शंस की तारीखें तय हुई हैं उसकी पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में इलेक्शंस होंगे, 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। कौन से चरण में, कौन सी तारीख को, कितने राज्यों में वोट डाला जा रहा है, कितनी सीटें हैं, ये हम आपको इस आंकड़े के जरिए बता रहे हैं। और जब से ये तारीखें तय हुई हैं उसके बाद से ही जो माथापच्ची है वो और ज्यादा तेज हो गई है। और कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। शबनम पांडे बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। विनय सिंह समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की ओर से जुड़ गई हैं हमारे साथ। सुरेंद्र दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों से ही शुरुआत करूंगी, विनय सिंह जी और प्रियंका गुप्ता जी, क्योंकि बात महागठबंधन की हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। सवाल यही है कि जिस तरह से बिखराव अभी से नजर आ रहा है, आखिर कैसे आप लोग नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? उधर ममता बनर्जी हैं, उधर एमके स्टालिन हैं, उधर केसीआर हैं, यहाँ अखिलेश यादव, मायावती हैं, केजरीवाल कुछ और कह रहे हैं। वो बार बार कांग्रेस को अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे ही पड़ गए हैं एक तरीके से, लेकिन कांग्रेस का रिस्पांस ठीक नहीं है। यहाँ पर लग रहा था कि गठबंधन हो जाएगा कांग्रेस, मायावती और अखिलेश यादव में, उसकी संभावना को मायावती ने लगाम लगा दिया। इस तरह से अगर देखने को मिल रहा है अलग अलग रुख तमाम नेताओं में, तो आखिर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए आप लोग कितने तैयार हैं? विनय सिंह जी। देखिए, हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में तैयार है और हमारा गठबंधन जनता से है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सरकार के समय में काम किया है। हम उस काम को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हमारा गठबंधन गरीबों के साथ है, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, हमारा गठबंधन सारे वर्ग के साथ है और हमारा गठबंधन पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को जो है हराने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। हमने काम किया है, हमने तमाम ऐसे योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में जमीन पे दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है कि जो गिना सकती है भारतीय जनता पार्टी। हमने एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे है, एलिवेटेड रोड है, हमने तमाम ऐसे कार्य हैं जिनका हम आपको खाका दे सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कहा जाए कि जनता के मुद्दों को, जिन लोगों चीजों को लेकर के वह चुनाव लड़ी थी, पिछली बार सरकार में आई थी, अपने मैनिफेस्टो में से बता दे कितना कार्य उन्होंने किया है। कोई कार्य नहीं किया है और नहीं तो जनता को परेशान किया है। और आज जब चुनाव का समय आया है तो उन मुद्दों से भागने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हम उनको उन मुद्दों पर लेकर के आएंगे। उसी का देन है कि इधर उधर की बातें और राष्ट्रीयता, कभी श्री राम धर्म के नाम पर, या जो मेन मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, जो किसान के मुद्दे हैं, जो रोजगार के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे बात करने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है। क्योंकि 5 साल का शासनकाल बीत गया, अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में जो भी वादा जनता से किया था, एक भी वादा इन्होंने निभाया नहीं है। इसलिए भाग रहे और हम चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में सपा बसपा गठबंधन ने ठाना है और भारतीय जनता पार्टी को जीरो पे ले आना और उत्तर प्रदेश में जीरो के अंक पर ले आकर के रहेंगे। और यहाँ की जनता भी तैयार है पूर्ण रूप से, क्योंकि उसने देखा है 2013 का विधानसभा हो चाहे लोकसभा था 2014 का,
जो भी है विधानसभा हुआ, लोकसभा हुआ, उसमें इन्होंने भ्रम फैला करके जनता के बीच में। ठीक है, लेकिन जो स्थिति बन रही है प्रियंका गुप्ता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, और 2-3 उदाहरण हैं। हमें याद है कि जब पश्चिम बंगाल में एक बड़ी रैली हुई थी महागठबंधन की, और वहां से ये संदेश देने की कोशिश की गई थी ममता बनर्जी के नेतृत्व में कि महागठबंधन के जो सभी दल हैं वो एकजुट हैं और एक ही मात्र उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना, बीजेपी को हराना। ये हुंकार वहां पर विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं ने भरी थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो बिहार से, झारखंड से, तमाम जगहों से नेता वहां पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन यहाँ आज क्या स्थिति है आप देखिए, केजरीवाल भी वहां मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा था कि लक्ष्य यही है। केजरीवाल लगातार आप लोगों से कह रहे हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं गठबंधन करिए। इनकार जब कर दिया गया तो हरियाणा का वो उदाहरण देने लगे कि हरियाणा में अगर गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को सभी सीटों पर हम हरा देंगे, लेकिन बात बनती हुई दिख नहीं रही है। अब देखिए, मायावती ने यह कह दिया यहाँ पर कि हम कांग्रेस में किसी भी राज्य में किसी भी सूरत में गठबंधन नहीं करेंगे। ये मायावती ने झटका आप लोगों को दे दिया। अब देखिए, कल एक और तस्वीर सामने आई, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर जो कि दलितों के नेता अब माने जाते हैं, उनका कद बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में, और उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया देवबंद से। वो मेरठ में एक अस्पताल में भर्ती थे। प्रियंका गांधी वहां पर जाती हैं, उनसे मुलाकात करती हैं। बाद में कहा जाता है कि एक बहन होने के नाते भाई से मिलने आई थी, और उन्होंने ये कह दिया चंद्रशेखर आजाद ने कि वो पीएम के खिलाफ वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि वहां पर सपा बसपा भी कैंडिडेट खड़ा करेगी, वहां पर कांग्रेस भी कैंडिडेट खड़ा करेगी, तो क्या आप समर्थन चाहते हैं? तो बात जो है इस तरह से अटक जाती है आकर। आप लोग सबका कहना है कि उद्देश्य हमारा एक ही है, लक्ष्य एक है, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन होगा कैसे? मोदी को कैसे चुनौती दे पाएंगे इस तरह से? देखिए सुब्रा जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि सारे विपक्षी दल मिलकर सिर्फ जो विचारधारा है, जो बीजेपी की विचारधारा है, उसको हराना चाहते हैं। आप देखिए जिस तरह से जनता त्राईमान हो रखी है। आप अभी रिसेंट का केस लीजिए, बीएसएनएल के कितने, मतलब 1,47,000 लोगों को, मतलब आप सोचिए, सैलरी नहीं मिली है। कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो महिला रो रो कर बता रही थी कि उसके बच्चों को देने के लिए फीस नहीं है उसके पास। बड़े अफसरों को तो वो दे रहे हैं पेमेंट, लेकिन जितने भी और कर्मचारी हैं उनको नहीं दे रहे। आप देखिए जिस तरह से बेरोजगारी का आंकड़ा कहां पहुंच गया है, मतलब 45 साल में सबसे ज्यादा एक्सेस पे पहुंच गया है। और आप देखिए कि किसान का, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वो तो परेशान है ही है, साथ में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े, कृषि से जुड़े अन्य जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनकी स्थिति आप देखिए, उनका भी जो है काम नहीं है उनके पास, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, हर जगह रोजगार के साधन कम हुए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो। तो आप समझिए कि ये सारी चीजें, ये सारे मुद्दे हर एक पार्टी उठा रही है। आपने जो भी वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए। आपने कहा कि आप बनारस को ये बना देंगे, बनारस को वो बना देंगे। आज बनारस की हालत देखिए जाके। आपने जो गांव गोद लिए वो भी आप जो है उनको कुछ नहीं कर पाए, उनका कहीं से कोई विकास नहीं हो पाया। जिस समय गोद लिया गया था तो कितनी होप थी उन लोगों को कि अब हमारा गाँव कैसे शहर में तब्दील हो जाएगा, ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वो सारी चीजें नहीं हो पाई। आपने जितने भी प्रॉमिस किए वो सारे फेक प्रॉमिस थे। आप किसी तरह से रोजगार नहीं दे पाए। 2 करोड़ रोजगार की बात करी। आप जो है किस तरह की राजनीति करते हैं? आप लोगों को भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं, और जनता अब इस बात को समझ रही है। समझकर जनता इसको जवाब भी देगी, और विपक्ष, जो जितना भी विपक्ष है, वो सब इसी का विरोध कर रहा है। आप समझिए कि गठबंधन नहीं भी हमारा हो पाया, लेकिन हमारी विचारधारा एक है, और हमने पहले ही कहा था कि हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। हम जितने भी 80 सीटें हैं उस पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे, और उसके बाद इलेक्शन पूरे पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। आप जिस तरह से देखिए कि प्रियंका गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। गुजरात में अभी उन्होंने जो स्पीच दी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। जागरूकता होगी तभी वो अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो देश की फितरत है वो नफरत की नहीं है। देश की फितरत ये है कि आप करुणा और प्रेम के साथ सामंजस्य बना के रखें। तो इस तरह की बातें कह रही हैं। आप देखिए जिस तरह से आप बोलिए कि चंद्रशेखर जी से मिलने गई वहां पे, तो उनका लक्ष्य राजनीतिक नहीं था। उनका लक्ष्य ये था कि एक यंग बंदा जो प्रोटेस्ट कर रहा था उसको मारा गया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस बच्चे, मतलब इस व्यक्ति से इंप्रेस्ड हूं, इसलिए मैं उससे मिलने। कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। तो आप देखिए कि किस तरह से एक प्रेम और करुणा की राजनीति का जो विस्तार किया जा रहा है, प्रियंका जी, लोगों तक जाएगा, जन जन तक जाएगा। आप ये कह रही हैं कि मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो तमाम मसले हैं, जो वादे बीजेपी ने किए थे वो नहीं निभा पाई है सरकार, और उसको लेकर के तमाम पार्टियां
जो भी विपक्षी पार्टियां हैं एक ही विचारधारा के साथ और एक ही लक्ष्य के साथ जनता के बीच में जा रही हैं, लेकिन जनता, वही जनता जब वोट डालने जाएगी उनके सामने तमाम ऑप्शंस होंगे। सपा बसपा का एक कैंडिडेट है, कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बाकी जो पार्टियां हैं उसके अलग कैंडिडेट हैं, तो वो तय कैसे करे कि वोट किसको देना है? अगर बीजेपी को वोट नहीं देना है तो वोट कहां देना है? और उसके बाद वोट बटेगा ना, ये जो सिस्टम है इसे आप समझ रही होंगी मुझे लगता है। तो क्या नुकसान नहीं होगा उन पार्टियों को जो कहती हैं कि लक्ष्य एक ही है और बीजेपी को हटाना है? देखिए, मैं समझती हूँ कहीं से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी का जो भी कैंडिडेट होता है, क्योंकि लोकल जो एक एरिया होता है, जैसे लोकसभा की जो सीट है वो एक एरिया डिसाइड करता है, तो एरिया जो होता है उसमें जो कैंडिडेट होता है वो कैंडिडेट बहुत मैटर करता है कि आपका कैंडिडेट कैसा है, उसने किस तरह से काम किया है और आपके मुद्दे क्या हैं, जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हैं, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि वो न्यूनतम आय गारंटी की एक योजना स्टार्ट करेंगे जिससे हर एक व्यक्ति एक फ्लोर पे आ जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि जीएसटी जो है सब पर लागू होगा। आप शहीद अपोजिशन पार्टी शहीद के नाम रटती है, बट क्या आप सोचिए कि अर्धसैनिक बल को क्या शहीद का दर्जा दिया जाता है? वो भी नहीं दिया जाता। वो हमारी पार्टी में अनाउंसमेंट की है कि हमारी सरकार बनती है तो हम उसको शहीद का दर्जा देंगे, उसको सारी सुविधाएं देंगे। तो इस तरह से देखिए आप कितने सारे मुद्दे हैं जिस पर ये पार्टी अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। आप देखिए किस तरह से गरीबी और अमीरी के बीच खाई बनती चली जा रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही है। सुरेंद्र दुबे जी, मुद्दों की बात हो रही है, विचारधारा की बात हो रही है, क्या कहा जा रहा है विचारधारा एक ही है, लेकिन हम सबको मालूम है कि इलेक्शंस में और किस तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। और ये भी एक सच्चाई है कि भले ही विचारधारा एक ही हो, लेकिन इलेक्शंस में जब कैंडिडेट्स उतरते हैं मैदान में, जीतता कोई एक ही है। और भले ही कुछ दलों की सोच एक ही हो, भले ही कुछ दलों के लक्ष्य एक ही हो, पर उनमें से भी कोई एक ही जीतेगा। अगर बीजेपी नहीं तो विपक्षी पार्टियों में से कौन, ये तय जनता को करना पड़ेगा। और ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा अगर ये तमाम पार्टियां अभी जैसा बिखराव लग रहा है और एक साथ आने में जो नाकाम ये पार्टियां साबित हो रही है, अगर यही स्थिति होती है तो गठबंधन होने में और नहीं होने में ये कितना नुकसान आप किसका देखते हैं और कितना फायदा किसका देखते हैं? सुरेंद्र जी, देखिए, गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष का गठबंधन वैसा गठबंधन नहीं हो सकता है कि ओवरऑल कंट्री में एक गठबंधन होगा, महागठबंधन। हाँ, महागठबंधन। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि जो कांग्रेस के साथ जो पार्टियां हैं उससे मोस्टली प्रमुख छत्रप दल हैं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां और सब पावरफुल क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सपा बसपा का इग्नोर नहीं कर सकते, ममता को इग्नोर नहीं कर सकते, चंद्रबाबू नायडू को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हर राज्य में एक अलग गठबंधन का स्वरूप होगा। कहीं अब उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जाहिर है दोनों मिलाकर के 42-44% वोट होते हैं। पहले कांग्रेस के साथ था कि ऐसी कोई बात बन सकती है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन आप ये करें कि जैसे कौन जीतेगा, देखिए अगर वो वोटर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता तो उसके पास सपा बसपा और कांग्रेस इसका एक ऑप्शन होगा। तो इसमें पहली चॉइस कुछ वोटर्स की होगी कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि कैंडिडेट बहुत नोन होता है तो उसको लोग सब जानते हैं, नोन कैंडिडेट नहीं होता, बहुत अच्छा हो तो भी उसको वो आकर्षित नहीं कर पाते लोग। तो पहली चॉइस उसकी वो चली जाएगी, जाति समीकरण पर चली जाएगी, कहीं ब्राह्मण के नाम पर वोट पड़ेगा, कहीं कांग्रेस के नाम पर वोट पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन दो जगहों में कम से कम मैं मानता हूं कि इसी आधार पर वोट पड़ेगा, इसमें कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। रही बात मुद्दे की, तो देखिए मुद्दा तो पूरे देश में एक ही है। रूलिंग पार्टी कहती है हम सत्ता से नहीं हटेंगे, विपक्ष कहता हम आपको रहने नहीं देंगे। इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अब कैसे रूलिंग पार्टी बनी रहे और विपक्ष कैसे उनको धकिया करके स्वयं बन जाए, इसकी बहुत चर्चा होती है कि साहब बहुत प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ठीक है, जब 20 रीजनल पार्टीज होंगी गठबंधन में तो जो जहां पावरफुल है वो क्यों नहीं बनना चाहे। पॉलिटिक्स में कोई सत्यनारायण की कथा सुनने थोड़ी आए हुए हैं। राजनीति है तो सत्ता की ही राजनीति है। अब वो देश प्रेम की बात हम बड़े कर ले, वो राजनीति अब नहीं होती। तो जो भी पार्टी है, और ये हमारा इतिहास रहा, हमने देखा है कि बहुमत जिनके पास नहीं है वो भी प्रधानमंत्री हुए। एक पार्टी के निकवार गुजराल अकेले आदमी तो हो गए, देवगौड़ा हो गए, चंद्रशेखर हो गए, चरण सिंह हो गए, बहुत से अल्पमत के लोग प्रधानमंत्री हुए इस देश में।
तो ये बहुत मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारा कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जहां हम कोई प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हमारा जो सेटअप है पॉलिटिकल, उसमें हम एमपी चुनते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। और हम सांसद चुनेंगे, उसके आधार पर जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर प्रधानमंत्री बन जाएगा जिसको बनना होगा। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं, ये संभव नहीं है, और इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बातचीत चल रही है, बहुत सारे मीम्स चल रहे हैं। और अभी एक, आप पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, एक व्हाट्सएप ग्रुप वाला मैसेज चल रहा है जो कि फर्जी है ऑब्वियसली, लेकिन उसके जरिए ये बताया जा रहा है, कुछ क्रिएटिव लोग होते हैं जो कि लगातार इस तरह के मैसेजेस बनाते रहते हैं और उसको सर्कुलेट करते रहते हैं। उसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप है महागठबंधन का, उसमें राहुल गांधी वो ग्रुप बनाते हैं, उसके बाद कैसे कैसे वो व्हाट्सएप चैट चलता है उस ग्रुप के अंदर। ये दिखाया गया है कि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हु आर यू, मैं आपके डायरेक्शंस क्यों मानूं, और जब पनीर सेल्वम को ऐड किया जाता है, एमके स्टालिन क्विट कर जाते हैं, और उसके बाद केसीआर को ऐड किया जाता है, चंद्रबाबू नायडू क्विट कर जाते हैं। तो इस तरह ममता जो मायावती हैं वो कांग्रेस को ताने दे रही हैं कि बीजेपी की कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 पर है। तो इस तरह के मैसेजेस चल रहे हैं। अगर ये संदेश है जो कि बार बार बीजेपी जनता में ले जाने की कोशिश करती है कि प्रधानमंत्री पद के बहुत सारे उम्मीदवार हैं, वो आपस में ही तय नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कितना नुकसानदायक है इन पार्टियों के लिए? सुरेंद्र, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया है, जब 2014 में इसका सबसे पहले प्रयोग हुआ तो लोग बहुत अवेयर नहीं थे कि ये भी एक तरीका हो सकता है, और उसमें रूलिंग पार्टी ने भी, अपोजिशन ने भी एक सोशल मीडिया के ऐसे ग्रुप्स बनाए जो फर्जी साइट्स होती, उन फर्जी साइट से कोट करके, और हम लोग पत्रकार होने के बावजूद कभी कभी झांसा खा जाते थे कि अच्छा ये फला वेबसाइट में है, क्योंकि हमें इसका अनुभव नहीं था। लेकिन अब ये 5 साल में इस देश में पब्लिक को अनुभव हो गया है। जैसे व्हाट्सएप आप ग्रुप कह रहे हैं, इस तरह के तमाम हरकतें इस पूरे चुनाव में चलेंगी, क्योंकि वो जैसे ना एवरीथिंग इज फेयर एंड इन लव एंड वार, तो ये वार है, और उसमें जिसके पास जितने लोग होंगे, मेरे पास तो इधर के आंकड़े भी हैं कि बीजेपी के पास कितना बड़ा ग्रुप है, कांग्रेस के पास कितना बड़ा ग्रुप है, और जिनके पास ग्रुप नहीं हो बेचारे अकेले ही लगे हुए हैं, चाहे ट्वीट वार से लगे, कोई व्हाट्सएप से लगे हुए हैं। लेकिन अब पब्लिक काफी समझदार हो गई है। अभी आपने जैसे कहा एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आपने ये भी कहा कि ये लगता है फर्जी है। नहीं लगता है, नहीं, वो बनाया गया है। वही बनाया गया ना, वो एक मैसेज देने के लिए, ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, जो कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो ह्यूमर क्रिएट करते हैं, तो उसी तरह का ये एक मैसेज है जो कि सर्कुलेट किया जा रहा है। इस तरह के बहुत से आइडियाज सोशल मीडिया पर चलेंगे, और इसीलिए आपने देखा होगा इस बार चुनाव आयोग ने कहा कि जितने प्रत्याशी उनको अपना सोशल अकाउंट देना होगा मीडिया का, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने अकाउंट से थोड़ी ये सब करते हैं, क्योंकि वहां जो रजिस्टर करने के लिए सोशल मीडिया पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आधार लगाना, फलान लगाना, तब आप माने जाएंगे। जितने चाहिए, हम लोगों ने तमाम ये स्टोरीज इस ढंग की आई है सामने, जिसमें एक एक आदमी 20-20 मोबाइल लेकर के दिन भर इसी काम में लगा रहता है। ठीक है। शबनम पांडे जी, आप किस तरह से देख रही हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है और तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि लक्ष्य एक ही है, नरेंद्र मोदी को हराना, और मुद्दों पर वो बात करेंगे, मुद्दों पर जनता को जागरूक करेंगे। प्रियंका गांधी ने भी ये कहा अपने भाषण में कि जागरूकता बहुत जरूरी है, और अगर बीजेपी को भटकाने की कोशिश करेगी उन मुद्दों से, तो फिर से एक बार जनता को हम उनकी याद दिलाएंगे कि कैसे वादे पूरे नहीं हुए हैं, और ये तमाम वो पार्टियां करेंगे, साथ रहे या ना रहे इससे फर्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पे चोपड़ा जी, जिस तरीके से विपक्ष कहती है कि हम मुद्दों पर बात करेंगे, पर जब विपक्ष बात करती है तो मुद्दों से हटकर ही बात करती है। हर वक्त इस बात का नारा देते हैं कि हम समान विचारधारा वाले। समान विचारधारा जब एक महागठबंधन नहीं बना पाए तो देश क्या चलाएगी? ये एक प्रश्न मैं जनता के सामने रखती हूँ कि आप सोचिए कि वो सरकार क्या चलाएंगे। ये लोग सब एकजुट हुए हैं मोदी जी के खिलाफ बस इसलिए क्योंकि अब भ्रष्टाचार करने नहीं मिल रहा है इनको। जो विकास मोदी जी ने किया है, इनको, इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। इन्हें लगता है, ये अभी BSNL की बात कर रही हैं, भूल रही हैं हमारी साथी कि FCI फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर का एक नामी कंपनी थी, उसको किस तरीके से इनकी सरकार ने ध्वस्त कर दी, जो आज़ादी के समय से चल रही थी। एक एक कर्मचारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा,
पड़ा, लंबे 5-5, 10-10 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली और आखिर ठप पड़ गया, और हमारी सरकार ने आते ही उसको चालू किया है, उसका गोरखपुर यूनिट। तो इसको कोई हमें ऐसे अनगिनत ये हैं मुद्दे जिन पर हमारे पास जवाब भी है, और जवाब हमें नहीं देना है, जनता को जो कुछ जमीनी हकीकत है जनता के सामने, ना उन्हें उसके लिए परेशान होना चाहिए ना हमें परेशान। जो हमने किया है वो जनता के पास है और सब लोग जनता के बीच ही जाएंगे। दूसरी बात में बार बार इधर जिक्र हो रहा है प्रियंका गांधी जी की और भीम आर्मी के चंद्रशेखर जी की। पहले प्रियंका जी के भाषण पर मैं आपत्ति व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके महापर्व इस चुनाव को आजादी की लड़ाई क्यों कही? क्या वो सत्ता से उतर गई तो हमारा देश गुलाम हो गया? मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, आप आकलन करिए कि एक परिवार सत्ता से उतरता है तो देश को गुलाम कहने को उतारू है कि कहते हैं आजादी की लड़ाई है। इस महापर्व को आजादी की लड़ाई मत बोलिए, जनता चुन के लाती है सरकार और जनता की अवहेलना मत करिए, जनता को कोई बरगला नहीं सकता है। तो इस तरह की बातें ना करें अगर, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुद्दे खुद वो देते हैं। अगर वो आतंकी को जी कहें और हमारे चुनाव को आजादी की लड़ाई कहें तो मेरी घोर आपत्ति है इस पर। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर जी हैं उनको ये कहती हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं इसलिए उनको गिरफ्तार किया जाता। वो मोटरसाइकिल रैली या कुछ निकालने जा रहे थे जो कि चुनाव आयोग की तरफ से उन पर कार्रवाई हुई है, उसको वो कहती हैं जो संविधान का उल्लंघन करे उसे कहती है संघर्ष करने वाले लड़के। उनका कहना है कि परमिशन, तो क्या ये संविधान बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं? मैं खुद इन्हीं की बातें इन्हीं से पूछती हूँ, ये संविधान बचाना है? आज अगर आप ऐसे कह रहे हैं हर युवा जाके कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करे तो आप समझिए देश की क्या स्थिति होगी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। विपक्ष को भी एकजुट अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए कि उन्होंने कहा उस समय की लड़ाई में कि दुर्गा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि इंदिरा गांधी को दुर्गा कहूंगा तो मेरा चुनाव में क्या होगा। इसको बड़ा दिल रखिए, बड़े दिल से। और जहां तक मैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की बात करती हूँ, कांग्रेस चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह अपने ही सहयोगियों से नकारे जा रहे हैं अहंकार की वजह से। और जो छत्रक है पार्टी, छत्रक पार्टी हमारे जो लोकसभा चुनाव होता है इसमें तकरीबन हर चुनाव को देखा जाए तो 145 से लेके 175 तक छत्रक जो होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनकी सीट्स होती हैं, चाहे हम कोई भी चुनाव देख लें। तो और छत्रक पार्टियों की जो जमीन बनी होती है वो नेशनल पार्टी के ही जमीन से बनती है। तो छत्रक पार्टी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। हाँ। कि हम छत्रक पार्टियों से कांग्रेस घबराई हुई है और छत्रक पार्टी कांग्रेस से घबराई है कि कहीं हमारी जमीन ये ना बांट ले, ये ना बांट ले। ठीक है। और इनका मकसद ठीक है, मैं आपके पास लक्ष्य नहीं है। हाँ। इनका लक्ष्य केवल सत्ता स्वार्थ है। ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। जो आपने कुछ अहम मुद्दे उठाए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आपने कही है कि अगर एक पार्टी सत्ता से हट गई तो क्या इसका ये मतलब है कि देश गुलाम हो गया? इसे आजादी की लड़ाई कैसे कह रहे हैं आप लोग? प्रियंका जी देखिए, अभी जिस तरह से बोल रही हैं कि भ्रष्टाचार जो है खत्म हो गया, तो मैंने कहता हूँ भ्रष्टाचार में तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका जो रफाल मुद्दे में है उसी को आप ले लीजिए। आप आजादी पे बोलिए ना, देश को गुलाम करने चले हैं, आजादी पे बोलिए। आजादी में भी बोल रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को, जो लोकतंत्र की मेन संस्थाएं होती है, चाहे वो सीबीआई हो, आरबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किस तरह से उसको इंटरफियर किया गया? क्या वो लोकतंत्र है? आप बताइए, आज पत्रकार हिंदू द हिंदू वो कब छापते थे? वो हमेशा से इस तरह की गोपनीय खबरें निकालते आए। आज आप उनको कह रहे हैं कि वो चोरी करके लाए दस्तावेज, आज उनके खिलाफ आप बातें बना रहे हैं। ये लोकतंत्र है? आप किस लोकतंत्र की बात कर रही हैं? जिस तरह से आज मीडिया अपनी बात नहीं कह पा रही है, जो असली मुद्दे हैं उसको नहीं उछाल पा रही है, तो आप इसको लोकतंत्र कह रही हैं। आप सच में लोकतंत्र का मतलब भूल चुकी हैं। आप लोकतंत्र को हनन कर रही हैं। इसलिए आजादी की लड़ाई की बात करी, इसलिए आजादी की लड़ाई की बात करी क्योंकि जो आज गरीब है वो और गरीब होता चला जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं असहकारी मतलब असरकारी। अरे कौन सा प्रधानमंत्री कहता है कि असहकारी मतलब असरकारी?
आप सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट हो या लाल किला हो या रेलवे स्टेशन हो या पेट्रोल हो, आप हर चीज में प्राइवेटाइजेशन करते चले जा रहे हैं। आप उसको कहेंगे लोकतंत्र? हर चीज को 4 लोगों के हाथ में दिए चले जा रहे हैं। आप ये बताइए कि जो है BSNL का केस आपके सामने, आप HAL का केस आपके सामने, जिस तरह से लोगों का रोजगार छीनकर सिर्फ उद्योगपतियों के हाथ में दिया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वो लोकतंत्र है? किस तरह की लोकतंत्र की परिभाषा आप दे रही हैं? कौन से लोकतंत्र की परिभाषा आप दे रही हैं जहां अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना भी गलत है? अगर आप रैली कर रहे हैं तो उसके और भी तरीके हैं, आप उसको क्यों मारपीट कर रहे हैं? तो इस तरह की चीजें भी तो सामने आएंगी कि कहीं ना कहीं आप बताइए कि जो बच्चे अपनी नौकरियों को लेकर सामने आते हैं, आप उन पे अत्याचार करते हैं। जो किसान निकल कर आता है कि अपनी बात कहने के लिए उस पे आप गोलियां चला देते हैं। मंदसौर का किस्सा आप भूल गई होंगी शायद, गोलियां चला देते हैं, वो लोकतंत्र है? आप पानी की बौछार करते हैं, आप डंडे लाठी चलाते हैं, ये लोकतंत्र है? आप सच में लोकतंत्र का मतलब जनता भूल चुकी है कि लोकतंत्र में जी रही है कि नहीं जी रही है? बोलिए। पानी की बौछारें और डंडे कितने कांग्रेस ने चलाए, शायद कांग्रेस भूल रही है, लेकिन मैं कांग्रेस को सबसे पहले, प्लीज आप अपने समय में बोलेंगी प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। हम भी इतिहास की बातें करेंगे। प्लीज प्रियंका जी, आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, प्लीज मुझे इतिहास की बातें करते हैं फिर आप ही बोल लीजिए। ये तो कांग्रेस का हाल है। ये बताइए, कहते हैं कि भगत सिंह से मिलने नहीं गए, तो आप इतिहास में जाएंगे तो इतिहास हमारे पास भी, आजादी की लड़ाई में कितना आप अग्रसर थे उसका इतिहास हमारे पास भी है। आप अपने इतिहास की बात मत करिए, आप अपने 5 साल के कार्यकाल को बताइए कि GDP आज कम क्यों है, आज गरीब और गरीब क्यों है, भूख से मरने वाले ठीक है, जवाब ले लीजिए शबनम जी से। शबनम जी बोलिए, अपनी बात रखिए मैम। रोजगार 2 करोड़ लोगों को मिलना चाहिए था, शबनम जी अपनी बात रखिए। से ज्यादा रोजगार जा चुका है 5 साल में। आप इन बातों का शुभ्रा जवाब जी, दीजिए। ये लोग आवाज दबाना जानते हैं। इमरजेंसी में किस तरीके से देखिए, इमरजेंसी में किस तरीके से लोग जनता के फंडामेंटल राइट को सीज किया गया, ये उदाहरण। जी मैं आ रही हूँ, इसके बाद आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका जी सुनने की रखिए, अगर आप सही हैं तो सुनिए, गलत है तो जरूर आप सोचना चाहिए। देखिए, कांग्रेस इसीलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि अगर जब इनका इतिहास बताया जाए तो इनके इतिहास में केवल धब्बे ही धब्बे हैं। 60 साल तक तो झंडा ही नहीं फहराया। आप देखिए इमरजेंसी में जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स को सीज किया गया था जनता की, शायद इसके साक्ष्य सारी जनता है। दूसरी 1973 और 1977 में सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस को सेलेक्ट करना पड़ा तो सीनियरिटी को एक तरफ करते हुए अपने चॉइस के, पहली बार देश में ऐसा हुआ, अपने चॉइस के चीफ जस्टिस को इंदिरा गांधी ने चुना। तो क्या ये संस्था को पंगु करना नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिंजरे का तोता CBI को, इंदिरा गांधी इनके UPA के टाइम में कहा। तो क्या ये संस्था को सीज करना नहीं हुआ? ये बिलबिलाए इसलिए हैं क्योंकि ये दुश्मन देश पाकिस्तान के साथ है, आतंकवादी के साथ है और भ्रष्टाचार करने वालों के साथ है। जब इनके धब्बे दिखते हैं और ये कहते हैं आजादी का, इन्होंने किस आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी परिवार का, मैं तो एक ऐसे परिवार से हूँ जिसमें मेरी दादी पहली स्वतंत्रता सेनानी बिहार की रही, पर आज तक मैंने नहीं देखा कि उनके नाम पे एक भी इनके नेता श्रद्धांजलि अर्पित भी करने आते हैं। विनय जी, ये बस बेचते हैं आजादी की लड़ाई। और आज ये दिन आ गया कि देश आजाद है, देश आजादी की लड़ाई में सभी रहे, सारे देश है, पूरा देश है, देश के साथ है। इनकी नेता मन से कहती है कि आजादी की लड़ाई लड़ो। शर्म आनी चाहिए कि हम अपने आजाद देश को आजादी की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। विनय जी बोलिए। देखिए, बीजेपी के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। जनता की मूलभूत सुविधाओं पे, सवालों पे जवाब दे ही नहीं सकते। आजादी और इधर उधर जाने के लिए लोगों को भटकाने की बात करती है। 1 मिनट शबनम जी, हमने नहीं बोला है, 1 मिनट शांत रहिए। बोल रही है तो नहीं, हमने नहीं बोला ना, आप शांत रहिए। हमने जितना अभी आपने कहा कि ग्राउंड पे दिखेगा, अभी आपने कहा गठबंधन के बारे में बताइए। जब इन्होंने 5 साल कार्य किया है तो इतना भय क्यों है उत्तर प्रदेश में? इतना सुन तो लीजिए, इतना भय क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में इनको कोई भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा है।
ये अब दूसरे दल इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं किया है, इंतजार कर रहे हैं, प्रत्याशी ढूंढे जा रहे हैं। अगर आपके पास प्रत्याशी है, आपके सांसदों ने काम किया है, तो आज वह डर क्यों है, आज वह भय क्यों सता रहा है? पहले 16 पार्टियां गठबंधन में इनके साथ थी, आज इन्होंने काम किया, तो आज 29 पार्टियों को गठबंधन में लाने की आवश्यकता क्या पड़ी है? आप 29 हमारा विकास कार्य देख, एक मिनट सुन तो लीजिए, विकास कार्य होता तो दिखता, जमीन पर दिखता, जुमले के सिवा और कुछ दिखा नहीं है आज तक, जुमले के सिवा कुछ दिखा नहीं है। विकास कार्य अगर सीखना है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आइए, आपको विकास का सिनेरियो बताया जाए। मुद्दे पे बात कर लीजिए 2 मिनट के लिए। इससे पहले चाचा जी AIMDM के जयललिता जी ने कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया था, वहां पर घुटनों के बल जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने उनसे हाथ मिलाया। इनके पास काम का अपने बताने के लिए, बखान करने के लिए, जनता के बीच जाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज इसलिए ये डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी ढूंढ रही है, प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि इनके सांसद आज जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। अभी साक्षी महाराज का टिकट काटा जा रहा है, तो साक्षी महाराज ने कहा कि हम अगर नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी जीतेगी नहीं। साक्षी महाराज ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के किए हुए कार्यों का बखान पहले ही कर दिया। ये क्या बताएंगे? इनके सांसद 5 साल जनता के बीच में गए नहीं है, आज उनको टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। हमने हमारे प्रत्याशियों पर डोरे डाल करके चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही, जिनको हमने टिकट नहीं दिया है, इनके पास प्रत्याशी नहीं है। अगर इनके सांसद अच्छा काम किए होते तो दूसरे के पास, आपके पास प्रत्याशी नहीं है, आपके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। हम आपको काम गिनाते हैं। गोरखपुर में उसी की देन थी, गोरखपुर में एक मुख्यमंत्री साल भर काम किया था, लेकिन हमारे गठबंधन ने उनको वहां पर हरा दिया है। आप ये जान लीजिए, हमारा गठबंधन जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ है। हमारे गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भयभीत है, इसलिए अभी तक यह प्रत्याशी नहीं दे पाए हैं और प्रत्याशी के तलाश में अमित शाह गली गली टहल रहे हैं। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप प्रत्याशी तलाश करते रहिए, आपको प्रत्याशी मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने काम नहीं किया है, आपने केवल जुमले दिया है। और आप बात करिए आजादी की, मैं कहता हूं आजादी चाहिए, देश को आर्थिक गुलामी से आजादी चाहिए, जिससे मोदी जी ने इस देश की जनता को परेशान किया है। नोटबंदी के रूप में जनता को लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर किया, मरने के लिए मजबूर किया, इससे आजादी चाहिए। आज सरकारी कर्मचारियों को रद्दी के शेयर बैंकों के खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हमें उससे आजादी चाहिए। आज RBI ने भी कह दिया। सुरेंद्र जी, हाँ, ये RBI का जिक्र आपने सही किया कि अभी एक RBI ने डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में RBI के हवाले से आया है कि 2.5 घंटे पहले हमको बताया गया कि नोटबंदी होगी, उसके बाद भी RBI ने मना किया। 38 दिन बाद उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ये कौन सा डिक्टेटर है? ये कौन सा प्रधानमंत्री है? जनता का प्रधानमंत्री है। आप मुद्दों पे बात नहीं करती है। अध्यक्ष का परिवार रहा हो, आप ये बताइए, जनवरी 2019 में बेरोजगारी दर 7.1 था और फरवरी में 7.2 हुआ, निरंतर घटता जा रहा, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों पे कब आप बात करेंगे जिनको लेकर ये तमाम मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो उनसे सवाल पूछे, सरकार से हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। सरकार से अगर सवाल पूछना देशद्रोह है तो हम बार बार ये देशद्रोह करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम जनता के लिए ये मुद्दे हैं, जाहिर तौर पर ये मुद्दे हैं और इन पर बात हो रही है, लेकिन और भी फैक्टर्स चुनाव में काम करते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर अभी ये है कि सहयोगियों को एक साथ रखने में दोनों जो पक्ष हैं वो कितना कामयाब हो पा रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूं और बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसे समझने की कोशिश में करूंगी, क्योंकि सहयोगियों को लेकर के देखा जा रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आ रहे थे, एक बिखराव वहां पर भी दिखा, उस पक्ष में भी दिखा, एनडीए के भीतर दिखा, और ये लगा कि सहयोगी
दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कुछ नेगोशिएशन हो सके, लेकिन एक एक करके बीजेपी ने सहयोगियों को अपने साथ लाने की कोशिश की, उसमें कामयाबी हुई, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी। लेकिन उसमें कितना खोया बीजेपी ने, कितना पाया, अभी जो स्थिति है, क्योंकि देखिए अब उत्तर प्रदेश में भी ये मौका आ गया है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के आखिरी फैसला हो जाएगा। अब राजभर साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बसपा का जो गठबंधन है वो लगातार बात करने के लिए हमें न्योता दे रहा है, यानी कि दबाव बनाने की जो पॉलिटिक्स है वो पहले भी चल रही थी, बीच में सुर बदले सहयोगियों के, लेकिन अब जब सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला है तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि दूसरे पक्ष से भी हमें इन्विटेशन है, हमें बुलावा है, इसलिए आप देख लीजिए कि आप किस तरह से बंटवारा करेंगे। दबाव में कितना है बीजेपी, कितना गेन किया है और कितना लूज किया है इस पूरे दरमियान, और अभी किस स्थिति में है? देखिए, चुनाव का एक गुण, एक धर्म है कि वो नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक इक्वेशंस बनती बिगड़ती रहती है, और जो छोटे दल आपके साथ आते हैं वो सबसे ज्यादा आपको परेशान करते हैं। ओम प्रकाश राजभर 2 साल लगातार योगी जी को, जिसको हम कहें कि बस परेशानी के रहे, रोज अगेंस्ट एक बयान देते थे, और अब जब योगी जी ने ऊप करके उनको, अनुराधा पटेल और कुछ अपने जो असंतुष्ट लोग थे, उनको 70 सीटें, मतलब 70 कुर्सियां बांटी ताकि ये लोग शांति से बैठे और हमें चुनाव लड़ने दें। देखिए, ये होता क्या कि चुनाव में आप सबसे एक कहा जा रहा है कि साहब वो विपक्ष जो है उसमें तमाम लोग साथ लड़कर, बीजेपी जो एनडीए है उसमें 36 दल हैं टोटल, सारे मिलाकर के भी एजीपी आज और वापस आ गए उनके पास, इनके पास भी बहुत से दल हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष और विपक्ष चिंतित हैं। अगर चिंतित नहीं होते तो इतने लोगों को, जैसे दंगल एक हो रहा हो और 2 पहलवानों को लड़ना हो, अगर दोनों एक कॉन्फिडेंट हो कि हम लड़ लेंगे तो उनको 7 या 10 छुटभइये पहलवानों की जरूरत नहीं है। तो जाहिर तो नहीं होती। हाँ, तो जाहिर है दोनों पक्ष इस स्थिति में उनको लगता है कि नहीं, हमें एक ग्रुप के रूप में लड़ना होगा, अकेले हम लड़ने की स्थिति में नहीं है। और ऐसा ये पिछले 10-15 साल से लगातार हो रहा। जब 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, वो भी यूपीए, इसीलिए ये यूपीए एनडीए शब्द ही बने, वरना कांग्रेस और बीजेपी के हिसाब से चुनाव लड़े जाते थे। इसका अलावा कि गठबंधन की राजनीति का दौर इस देश में चल रहा है, और वो मैं एक अच्छा संकेत मानता हूं। आप पूछे कैसे? जब हमारी संस्कृति इतनी भिन्न भिन्न है, हमारी भाषाएं इतनी भिन्न भिन्न है, हमारे कस्टम्स इतने भिन्न भिन्न है, जिसको कहते हैं कि अनेकता में एकता हमारे देश का सूत्र ही है। तो अगर पॉलिटिक्स हम उस ढंग से कर रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये मैं एक अच्छा लक्षण मानता हूं। मैं मानता हूं कि मजबूर सरकार न हो, लेकिन इतनी मजबूत भी ना हो कि डिक्टेटरशिप हो जाए। पर इतना फ्रैक्चर मैंडेट भी नहीं आना चाहिए कि मैं फ्रैक्चर मैंडेट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इतना बहुमत होना चाहिए कि काम चल सके। अगर बहुत जरूरत से ज्यादा बहुमत होता है, हमने पिछले उदाहरण देखे हैं कि सरकारें फिर डिक्टेटर हो जाती है। आप इस 5 साल का भी जिक्र कर रहे हैं क्या? हाँ, इसका इमरजेंसी की सारी सरकार, हम अभी की भी जिक्र कर, अभी भी जिक्र कर रहे हैं। नहीं, इमरजेंसी इस वजह से नहीं आई थी मैडम, मैं इमरजेंसी का भुगतान कैसे आई थी मुझे मालूम है। तो मैं बात यह कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी को, किसी भी गठबंधन को इतनी ताकत मिलनी ही नहीं चाहिए कि डिक्टेटर हो। ये बात तो मायावती ने कही थी अब से कुछ दिन पहले। हाँ, कि मजबूर सरकार ठीक है, लेकिन मजबूत, वो मजबूर सरकार कह रहे हैं, हम कह नहीं, सरकार मजबूत रहेगी, इतनी मजबूत न रहे कि वो फिर किसी का पकड़ में ही ना आए, पता चले कितने पकड़ में ही ना आए। 10 साल में निकल आए। आज देखिए, जो सरकार इतनी मजबूत है, अब आप देखिए क्या हो रहा है। एक मुझे बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना याद आ रहा है, मेरा ख्याल है हम बहुत यंग एज में रहे होंगे। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का सवाल ही जवाब रहे। तो पूरी पॉलिटिक्स ये चल रही है, कोई जवाब नहीं देना चाहता। एक पार्टी सवाल उठाती है और दूसरा सवाल पूछ लेते हैं, वो तीसरा सवाल उठाए, एक चौथा। इसका मतलब
सारी पार्टियां नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसे जनता तक पहुंचाना सुरेंद्र जी कितना मुश्किल होगा जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके लिए, क्योंकि अभी आरबीआई का जिक्र कर रहे थे विनय सिंह, और मुझे ये जो एक मीटिंग की डिटेल बाहर आई है कि कैसे कुछ देर पहले आरबीआई के बोर्ड की बैठक हुई और उसमें मंजूरी नहीं मिली थी, उसके बावजूद नोटबंदी का फैसला कर लिया गया, घोषणा कर दी गई, 38 दिन के बाद आरबीआई के बोर्ड ने उसको मंजूरी दी। इस तरह के मसलों को नहीं, लेकिन नहीं, मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, एक सेकंड, नहीं मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि इस तरह के जो मामले हैं, चाहे वो राफेल से जुड़ा हुआ मामला हो, वहां पर भी ऐसे ही क्लेम किया जा रहा है कि बाद में जो कमेटी है उसमें मंजूरी दी, हाँ, लेकिन पहले ही डील हो चुकी थी फ्रांस में। तो ये इस तरह के मसलों को जनता तक पहुंचाना और उसे वोट में तब्दील करना, लोगों से कनेक्ट करना कितना मुश्किल होगा विपक्ष के लिए, क्योंकि हमें बार बार कह रही हूं कि बहुत सारे अदर फैक्टर्स काम करते हैं उसमें, जाति है, धर्म है, अब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सेना सब शामिल हो गया है, तो कितना मुश्किल होगा ये विपक्ष के लिए। देखिए, ये आपकी बात ठीक है, हाँ, कि पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं, उसके लिए एक समस्या है, क्योंकि रोज एक नया सवाल है, रोज एक नया जवाब है, और मुद्दे तो इतने इस देश में कि अगर उसको गिनने बैठ जाएगा मतदाता तो वोट ही नहीं दे पाएगा। वो लोकल कैंडिडेट उसकी अपनी, जैसे मान लीजिए युवा को वोट देना, अभी बड़ी चर्चा हो रही कि 8.5 करोड़ नया मतदाता जुड़ेगा, वो जो जुड़ेगा जाहिर उसमें 90% बेरोजगार होगा। 1.5 करोड़ करीब युवा नहीं, 8.5 करोड़ टोटल है। अच्छा, टोटल पहली बार वोट करने वाले 1.5 करोड़ है। हाँ। तो वो उसमें से 90% अभी भी बेरोजगार है। हाँ। तो जाहिर वो अगर वोट डालेंगे, उनके दिमाग में होगा कि एक ऐसी सरकार आनी चाहिए कि यार हमको नौकरी मिले। देखिए, भूख सबको लगती है, तो एक टॉप प्रायोरिटी होती है, लेकिन अब जब वोट का समय आएगा तो उस भूख पर कौन मुद्दा हावी हो जाएगा, इसको कोई नहीं जान सकता। अगर जान जाता सुब्रा जी, तो इस देश में एक बार जो प्रधानमंत्री हो जाता कभी नहीं हारता। लोग हारते ही इसमें कि असेसमेंट की एरर हो जाती है, वो समझते पब्लिक ये समझ रही, पब्लिक कुछ और समझ जाती है। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता कि कौन से मुद्दे पर वोट होगा। ये फेज वाइज आपको 3 दिन पहले हर फेज में अंदाज लगेगा, और पहले 2 फेज में तो बहुत अंदाज ही नहीं लगता। तीसरे फेज में वो अंडर करंट पता चलती है कि आखिर वोटर जा किधर रहा है। मेरा सीधा एक पिछले जितने साल का चुनाव कवरेज का अनुभव है, वो बताता 3 दिन पहले अंडर करंट पता चलती, उसके पहले हम लोग सिर्फ वो क्या कहते हैं कटिया डालते रहते कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है प्रियंका जी, लेकिन सवाल आपके लिए भी है, जो अभी मैं शबनम जी से बात कर रही थी कि बीजेपी लगातार अपने सहयोगियों को फिर से एक बार साथ लाने में कामयाब रही है, और भले ही वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, हमने देखा कुछ गेन करके कहीं लूज करके बीजेपी ने ये कोशिश की है और उसमें कामयाब हुई है कि फिर से एक बार सहयोगी आ जाएं, और उनका रुख भी बदला हुआ लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश में भी लगातार ये कहा जा रहा था कि राजभर साहब हों या अपना दल हो, और भी पक्षों से आप लोगों से बातचीत चल रही है, हालांकि उसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई, लेकिन फिर से एक बार उन्होंने बयान देना शुरू कर दिया है कि मोदी जी ही जीतेंगे। हालांकि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि दूसरा पक्ष भी इन्विटेशन दे रहा है, लेकिन ये दबाव बनाने की नीति ही ज्यादा लग रही है, और अल्टीमेटली वो एनडीए के साथ ही हैं, ये अब लगभग तय हो गया है। तो इससे चूंकि बीजेपी अपने सहयोगियों को पास रख रही है और उन्हें मना रही है, इससे आप लोगों को तो नुकसान होगा। बीजेपी पार्टी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रही है। आप देखिए, जिस तरह से साल भर तक 5 साल के कार्यकाल में इनके कुछ नहीं होता, अचानक सीबीआई रेड पड़ने लगती है, अचानक पुराने करे हुए केस लगते हैं। कर दीजिए आप, इनका एक मकसद है, किसी न किसी तरह से सत्ता चाहिए। आप सिर्फ सत्ता के लोभी हैं और कुछ नहीं चाहिए। आप जनता के तभी तो आपने देश को गुलाम करके आजादी की लड़ाई में ला दिया, आप लोगों को भटका भी रहे हैं। आपकी एक ही स्ट्रैटेजी है कि आप किसी तरह से जो है सत्ता हासिल कर लें। इनके लिए सत्ता हासिल करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी के साथ भी जो इनको गाली दे रहे हैं उनको भी ये जाके उनके पैर छू रहे हैं। जा सकते हैं। और आपको इतना इनकार हो गया है कि कहीं भी छत्रक दल की बात आप नहीं सुनते हैं, आप सोचते हैं हर जगह सबको अपने किसी भी सहयोगी को साथ लेके चलने की क्षमता नहीं है। जो सहयोगी को लेके चलने के लिए वो देश की जनता को क्या लेके चलेंगे। अगर सत्ता से हट गए तो देश गुलाम हो गया, अगर सहयोगी को साथ लेने की आपसे सवाल पूछ लिया तो देशद्रोही हो गया।
आप बिल्कुल कह रहे हैं। आपसे सवाल पूछे, जनता सवाल पूछ लिया तो देशद्रोही हो गया। देशद्रोही की श्रेणी में खड़ा कर रहे हैं आप खुद। अगर हिंदुस्तान में, हमने कहीं नहीं कहा, आप लोग खुद अपने को अगर हिंदुस्तान में तो देशद्रोही को आप सुविधाएं देती हैं तो आपसे बड़ा देशद्रोही कौन है? हिंदुस्तान में रह करके अगर कोई देशद्रोही फल फूल रहा है, आप अगर उसको सुविधाएं देती है, अगर आप उसको सुरक्षा देती है, तो आपसे बड़ा देशद्रोही कौन है? देशद्रोही बनाया है हमने, किसी को देशद्रोही नहीं कहा। आप दुश्मन देश का साथ जनता भारत के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछेगी तो क्या पाकिस्तान में जाके पूछेगी, जहां पे आप चुनाव लड़ती हैं हमेशा, आपको भी जहां पे बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है। की बात हो भारतीय तो वो जनता सवाल पार्टी पूछने का समय नहीं होता है। हमने हम बम्बई कांड में सवाल नहीं पूछा आपसे। हमने बम्बई कांड में जब कार्रवाई चल रही थी तो सवाल नहीं पूछा। आपने कैसे पेड़ों को उड़ा दिया? आपने आज तक जवाब नहीं दिया इस बात का। कह दिया कि 300 पेड़ उड़ गए, ये शंका करने वाले आपके पास मुद्दे नहीं है तो वीर पराक्रमी अभिनंदन के फोटो को लगा करके आप चुनाव लड़ रही है। आपके पास जनता के बीच में जाने का कोई एजेंडा नहीं है। तो भारत के वीर पराक्रमी अभिनंदन को आप यूज कर रही है। अभिनंदन आपका नहीं है, पूरे देश का है। सेना आपकी नहीं है, पूरे देश की सेना है। सेना के नाम पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप खुद ब खुद देश की सुरक्षा पे राजनीति कर रहे हैं। मैंने एक बार भी देशद्रोह शब्द नहीं इस्तेमाल किया। आप घूम घूम के देशद्रोह अपने को बता रहे हैं। इसका मतलब आप चाहते हैं कि देश की सुरक्षा पे राजनीति हो। आप लोग सबूत मांगते हैं जानबूझ के। आपको तो चुनाव आयोग ने भी डांट दिया कि आप वीर पराक्रमी अभिनंदन के फोटो को मत लगाइए। सुब्रा जी, एक शेर है, कोड ऑफ कंडक्ट भाजपा आई थी मंदिर और उसे हमें मानना चाहिए। हम उसे संघर्ष में नहीं लाते, हम उसे मानते हैं। अच्छा, एक शेर सुना रहे हैं विनय जी। संघर्ष हमें पसंद आए। हाँ, भाजपा मंदिर नहीं फिर सरकार बनाना चाहती है। भाजपा मंदिर नहीं फिर सरकार बनाना चाहती है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि फिर आपको आजमाना चाहती है। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। आप अब जुमले नहीं दे पाएंगी। गुलाम कहते हैं, आपको जवाब देगी जनता। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, इन्होंने महापर्व, ठीक है। लेकिन प्रियंका जी, एक सेकंड, ठीक है, गुलामी देश के प्रियंका जी, ये कहा जा रहा है बार बार कि मायावती का जो रुख रहा, उन्होंने जिस तरह से गठबंधन से मना कर दिया और ये ऐलान कर दिया सरेआम कि कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस में जो लगातार पोजीशन रही है उत्तर प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि वोट बैंक, अब देखिए जब तमाम पार्टियां एक साथ आने की बात करती हैं तो अब चूंकि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि विचारधारा एक है, सोच एक है, तो वोट बैंक का टकराव बहुत हो जाता है। यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ है। लोग कह रहे हैं कि चूंकि वोट बैंक का टकराव है मायावती और कांग्रेस के बीच में, इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया। और ये भी है कि वोट बैंक है ही नहीं यहां पर कांग्रेस का। ये भी मालूम है मायावती को, उन्हें पता है कि अगर अलग रहेंगे तो ज्यादा गेन हो जाएगा, साथ रह के सिर्फ वोट कटेगा ही थोड़ा बहुत, कोई वोट बैंक खास यहां पर कांग्रेस का है नहीं। प्रियंका जी, देखिए 2009 के आप इलेक्शन के रिजल्ट देख लीजिए तो 22 सीटों पर हमने जो है जीत दर्ज की है। आप इधर आप देख लीजिए जो 3 राज्यों का चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जिसमें आप देखिए कि बहुमत से हमने जीत हासिल करी। तो आप ये समझिए कि हमारा अस्तित्व है, हमारा अस्तित्व रहेगा। और ये देखिए एक स्वतंत्र पार्टी है, आप चाहे बीजेपी, आप जो सपा ले लीजिए या बसपा लीजिए, ये स्वतंत्र पार्टियां हैं। इनको अपना डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है और इनको अगर कुछ भी लगता है तो वो बिल्कुल ठीक है। पर कांग्रेस अपने आप को पहले से ही स्थापित कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, फ्रंट फुट पर लड़ेगी। आप देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी जी जब यहां पर आई तो उन्होंने दिन देखा न रात देखा, पूरी तरह से वो कैंडिडेट से मिलने में व्यस्त रही, चीजों को एनालाइज करने में व्यस्त रही। वहां दिल्ली में बैठकर भी उन्होंने एक के बाद एक मीटिंगें, ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रही हैं। आप देखिए जिस तरह से गुजरात गई हैं, इलाहाबाद जाने के जो है उनका प्लान हो चुका है। तो आप देखिए कि किस तरह से पार्टी को मजबूत कर रही हैं, आप देश को जागरूक बनाने की कोशिश कर रही हैं। जितनी आतुर बीजेपी लग रही है सहयोगियों को साथ लाने की, अब केजरीवाल लगातार आप लोगों से कह रहे हैं कि साथ आ जाइए, आप लोग आ ही नहीं रहे, आप लोग मान ही नहीं रहे हैं। वो पता नहीं कभी ट्विटर पे, कभी रैली में, हर जगह पे कह रहे हैं। डिसाइड करता है कि किस पार्टी से हमें अलायंस करना है, किस पार्टी से नहीं करना। तो मे भी उनको अभी लग रहा है कि हम जो है अपना व्यक्तित्व खुद
रख सकते हैं, हम अपने आप को खुद स्थापित कर सकते हैं, हमें किसी पार्टी की सहायता की अभी जरूरत नहीं है। तो ये भी चीजें हो सकती हैं। तो आप देखिए जिस तरह से हमारी ये जो रुख है कांग्रेस का, क्या वो आड़े आया है आप लोगों के गठबंधन के बीच में, जो कि गठबंधन महागठबंधन में तब्दील नहीं हो पाया है उत्तर प्रदेश में? देखिए, कहीं कोई कुछ नहीं आड़े आया। जनता ने सोच रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखेंगे, क्योंकि ये देश हित का फर्जी का रोना रोते हैं। अभी हनुमंत थप्पा का जो शहीद हुए उसी को ले लीजिए। इन्होंने सुरक्षा बजट में बराबर कहते हैं कि हम रक्षा बजट बढ़ाते रह रहे। अगर प्रूफ टेंट अगर हनुमंत थप्पा का होता तो क्या वह सपूत, हमारे देश का सपूत, वह शहीद होता? ये झूठ बोलते हैं, ये देश के साथ भी गलत करते हैं, ये जनता के साथ गलत करते हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से सत्ता में रह करके नोटबंदी जैसे जो नोटबंदी हुआ विश्व का सबसे बड़ा घोटाला करना। अब ये आप बताइए कि 8 दिसंबर को नोटबंदी होता है, 8 नवंबर को, और 9 दिसंबर को इनके शेखर रेड्डी कर्नाटक में 30 लाख करोड़ रुपया 2-2 हजार के नोट उनके पास मिल जाते हैं। जनता के पास नोट पहुंचे नहीं, इनके लोगों के पास इतने रुपए कहां से आ गए? ये सब घोटालेबाज हैं, ये सब घोटालेबाज हैं। आप ये बताइए, कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन किसकी हैसियत क्या थी? जिस कोऑपरेटिव बैंक से देश का 1/3 पैसा जो है ट्रांसफर हुआ, बदला गया, जिसके अमित शाह थे, पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। चाहे राफेल हो, चाहे नोटबंदी हो, तमाम ऐसे घोटाले हैं जो इन्होंने किए हैं। यह उजागर होगा, इसी के डर से यह सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए चाहे किसी भी तरह से गुजरना पड़े, चाहे देश को बांटना पड़े, यह बांटने के लिए तय। बताइए, हमारा देश इतना सुंदर गुलदस्ता है जहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। उस गुलदस्ते को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको करने नहीं दिया जाएगा। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और करेगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब, दलित, बैकवर्ड सारे इकाइयों का गठबंधन हो चुका है और यह हारेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे 2 सवाल है मेरे छोटे-छोटे, और वक्त मेरे पास बहुत कम है। ये जो लगातार कांग्रेस का रवैया रहता है कि चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए क्षेत्रीय दलों की उतनी जरूरत नहीं है, और जब लोकसभा इलेक्शंस की बात होती है तो सीधे जो नजर है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, और इसीलिए ये लगता है कि वो बचती आई है, कांग्रेस बचती आई है कि अगर क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व मिल जाएगा तो आगे जाके मुश्किल हो जाएगी। ये कितना बड़ा कारण है जब महागठबंधन आकार नहीं ले पाया है, जब हम बात कर रहे हैं इस पर? और दूसरा, जो वोट बैंक के टकराव की मैं बात कर रही थी, वो कितना बड़ा फैक्टर है, उसका कितना नुकसान हो सकता है इन पार्टियों को जो समान विचारधारा का दावा करती है? देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा, हाँ, कि साहब उनको ये रहता कि क्षेत्रीय दल ज्यादा न उभर जाए। स्वाभाविक है, जो भी नेशनल पार्टी अगर क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करती है, चाहे विपक्ष की करे चाहे पक्ष की, तो ये चाहते हैं कि अपनी जो हम लक्ष्मण रेखा खींच दे रहे हैं उससे बाहर न निकलने पाए। जैसे यूपी में अक्सर चर्चा होती, आप मुझे एक बयान बता दीजिए जब कांग्रेस एसपी बसपा गठबंधन पर कोई बयान नहीं देते, सपा बसपा कांग्रेस पर बयान नहीं देते। जाहिर है दोनों को समझ में आ रहा कि हमें आज नहीं जरूरत है तो कल जरूरत पड़ सकती, अभी जरूरत पड़ सकती, और हो सकता है कि इसी चुनाव में ही सीट विड्रॉल के समय आप देखें कि कई जगह एडजस्टमेंट या वो पॉलिटिक्स होती, कमजोर कैंडिडेट दे देना, ये करना, ये सब बातें हो सकती। एक तो उत्तर हमारा है। दूसरा आपका क्या सवाल था? वोट बैंक का टकराव। हाँ, वोट बैंक का टकराव है, और इसी टकराव की वजह से तीनों दल एक साथ नहीं आ पाए, लेकिन अपनी कुर्सी का भी टकराव है। तो उसमें सवाल ये था कि कांग्रेस या तो शरणम गच्छामी कर दे या वो सपा बसपा गठबंधन कर दे। दोनों लोग अपनी अपनी जगह तने हुए थे, तो ये तय हुआ कि चलो तुम भी लड़ो हम भी लड़ते, देखते हैं जब कुछ आगे होगा तो देखा जाएगा। अब देखते हैं। बिल्कुल सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है। बयान बताना चाहती हूँ, आप कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री योगी जी ने गोरखपुर में दलित और बैकवर्ड को कीड़े मकोड़े की संज्ञा दी थी, आज वह आ गया समय, वह कीड़े मकोड़े भारतीय जनता पार्टी से देखना होगा
आगे जो बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, कितनी तब्दीलियां आती हैं, लेकिन फिलहाल अगर गठबंधन महागठबंधन की शक्ल नहीं ले पाया है तो इसका कितना फायदा कितना नुकसान ये देखना होगा आगे। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे समीकरण जो हैं इलेक्शन से पहले बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।